The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के बदायूं में कथित गैंगरेप और हत्या की वारदात होती है। मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नए खुलासे हुए हैं जो हत्या और गैंगरेप के इस मामले को और उलझा दे रहे हैं। क्या खुलासे हुए हैं बताएंगे आपको, और इस घटना पर हो रही ओछी बयानबाजी भी दिखाएंगे। इसके अलावा बताएंगे कैसे अमेरिका की संसद को राष्ट्रपति के समर्थकों ने ही 4 घंटे तक बंधक रखा। लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड के देश में क्या हुआ, बात होगी। व्हाट्सएप वाले अब आपकी निजी जानकारी किस को साझा करेंगे, पॉलिसी में क्या बदलाव किया है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आज का वीडियो देखिए आप। किसान आंदोलन का आज 43वां दिन है, इंग्लिश में 43। कल यानी कि 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत होने वाली है। इससे पहले किसानों ने आज राजधानी दिल्ली के चारों ओर ट्रैक्टर मार्च किया। किसानों का कहना है कि ये रैली 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का रिहर्सल थी। आज किसानों ने कोंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर के साथ साथ हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर भी रैली निकाली। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। सुनिए उनकी बात। ये बिल भी वापसी लेंगे और एमएसपी पे कानून भी बनाएंगे। हम क्या कहीं गांव में जाने लग रहे हैं क्या हम वापसी? ये जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी इनको आराम होगा। नहीं तो यहां से दिल्ली से इसे जनता की जैसे उसमें नहीं, वहां लेह लद्दाख में जब बर्फ जम जाती है तो फ्लाइट की सर्विस से सामान भिजवावे। ये दिल्ली में फ्लाइट सर्विस शुरू होगी, दिल्ली में बंद होगा चारों तरफ से, नए मोर्चे लगेंगे। अभी तो बहुत काम होना। ये तो सरकार मान जाए, अपना काम कर ले, किसान भी अपना खेत में काम कर ले। क्यों हमारा भी नुकसान करें, क्यों अपना भी इलाज करवावे। ये अपना बिल वापसी ले ले। सर क्या जिद्दबद्दी सरकार को कि बिल वापसी नहीं ले रही। ये ट्रैक्टर परेड में भी शामिल होंगे और टैंक और ट्रैक्टर बराबर चलेंगे। टैंक राइट साइड में होगा और ट्रैक्टर बाई साइड में होगा, दोनों चलेंगे। जो मंच होगा जिधर उधर टैंक चलेगा और लेफ्ट साइड में उसके ट्रैक्टर चलेगा, दोनों चलेंगे। ये तैयारी कर ली किसानों ने। किसान आंदोलन में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या आंदोलन में कोरोना नियमों का पालन किया जा सकता है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह ही दिक्कत हो सकती है। दरअसल निजामुद्दीन स्थित मरकज केस और कोविड लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन देने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने निजामुद्दीन मरकज में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति देकर लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता है कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी यही समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सीजेआई एस.ए. बोबडे ने केंद्र सरकार से पूछा कि विरोध कर रहे किसान क्या कोविड के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। आपने मरकज की घटना से क्या सीखा, कोरोना से बचाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अब बढ़ते हैं आज की सुर्खियों पर।
देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि शोध कार्य से लेकर वैक्सीन तक हमने बहुत लंबी यात्रा की। 2 टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। हम जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगे। सुनिए उनकी बात। कल 8 तारीख को सारे देश के अंदर हम ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक स्टेट शायद अपनी विशेष परिस्थिति के कारण उन्होंने आज किया है। एक स्टेट में जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, जो कि पहले ही उन्होंने अपना काम किया जो डेट तय हुई उससे। और कल हम 33 स्थानों पर 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही कोविन नाम के ऐप को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कोई ऐप लॉन्च नहीं हुआ है, इसीलिए कोविन नाम के ऐप के झांसे में न आए, अपनी कोई व्यक्तिगत जानकारी ऐप पर शेयर ना करें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऐसे ऐप की लॉन्चिंग के बारे में पर्याप्त जानकारी के साथ बताया जाएगा। दरअसल पहले खबरें आई थी कि सरकार की ओर से घोषणा के बाद वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर से कोविन ऐप डाउनलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन कहां लगना है, कैंप की जानकारी दी जाएगी। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह चेतावनी दी गई है कि अभी कोई ऐप नहीं आया है, किसी ऐप के झांसे में आप न आए। अगली सुर्खी लखनऊ से है। 6 जनवरी की रात यहां के गोमती नगर इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर अजीत सिंह नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। अजीत सिंह को जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। बीच सड़क हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में अजीत सिंह का एक साथी और बगल से गुजर रहा एक डिलीवरी बॉय घायल भी हुआ, जबकि अजीत सिंह की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने बताया है कि अजीत सिंह एक माफिया और अपराधी था। उसके खिलाफ 17-18 मुकदमे दर्ज हैं, इनमें से 5 हत्या के हैं। उसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं, अभी उसकी नौकरानी भी ब्लॉक प्रमुख है। कमिश्नर DK ठाकुर के मुताबिक अजीत के साथी मोहर सिंह ने पूछताछ में बताया है कि 3 हमलावर थे, मोटरसाइकिल पर आए थे। अजीत जब मोहर सिंह के साथ एक SUV में जा रहा था, उसी वक्त उन पर हमला किया गया। अजीत और मोहर सिंह ने भी जवाबी कार्रवाई की, जवाबी गोलियां चलाई, लेकिन किसी हमलावर को गोली लगी या नहीं यह अभी पता नहीं चल सका है। गोली क्यों चली, क्या मामला था, इस बात की छानबीन अब की जा रही है। ठाकुर ने दावा किया कि गोलीबारी करने वाले लोग भी इन्हीं के परिचित थे। पुलिस इस बारे में मोहर सिंह से जानकारी लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने खुलकर अभी कुछ नहीं बताया है। अगली सुर्खी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु पुलिस ने ऐप के जरिए लोन देने वाले रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 चीनी नागरिकों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये चारों ऐप्स के जरिए इंस्टेंट लोन यानी तत्काल लोन देने की बात करते थे और वसूली के लिए धमकी भरे कॉल करते थे। धमकी भरी कॉल की शिकायत मिलने के बाद चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की। शिकायतकर्ता ने 5,000 रुपए का लोन लिया था, जबकि उसे मिले केवल 3500 रुपए। 1500 रुपए पहले उससे ब्याज ले लिया गया और बाद में 100 रुपए पर 2% ब्याज अलग से। ब्याज बढ़ता ही गया तो उसे धमकी भरी कॉल आने लगी और फिर उसने क्राइम ब्रांच में यह शिकायत की, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। गुरुग्राम और हैदराबाद में भी इसी तरह के कई केस सामने आए थे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक हैदराबाद पुलिस इस तरह के 27 मामले दर्ज कर चुकी है। ये ऐप्स आसानी से प्ले स्टोर्स पर मिल जाते हैं। इनके निशाने पर ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स या नौकरी गंवा चुके या नौकरी में कम तनख्वाह से परेशान लोग या बेरोजगार लोग। लोन के लिए ऐप पर्सनल डिटेल, बैंक स्टेटमेंट और आधार पैन कार्ड की कॉपी लेते हैं। कुछ ही मिनटों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और लोन मिल जाता है। ये ऐप 35% तक ब्याज लेते हैं। बाप रे! जब लोन लेने वाला ब्याज नहीं दे पाता तो उसे धमकी देते हैं, उसके दोस्तों रिश्तेदारों के पास मैसेजेस भेजने लगते हैं कि फला व्यक्ति लोन लेकर गायब हो गया है, कहीं दिखे तो तुरंत बताइए। कई केस ऐसे भी हैं जहां एक लोन चुकाने के लिए लोग दूसरे ऐप से लोन लेते हैं और दलदल में फंसते जाते हैं। इनका किसी भी बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कोई संबंध भी नहीं होता है। 23 दिसंबर को रिजर्व बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी करके ऐसे ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स के झांसे में न आने की अपील की थी। रिजर्व बैंक ने इसके साथ ये भी कहा था कि अपने KYC डिटेल्स और बैंक अकाउंट की जानकारी इस तरह के लोगों के साथ शेयर न करें। आखिरी सुर्खी अर्थव्यवस्था के मोर्चे से। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 7.7% की गिरावट का अनुमान है।
इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर 4.2% रही थी। 7 जनवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO ने ये आंकड़े जारी किए। वित्तीय वर्ष के लिए पहला अग्रिम अनुमान आमतौर पर बजट से पहले जारी किया जाता है। दर्शक जानते ही हैं कि आने वाले दिनों में फर्स्ट वीक के आसपास बजट आ जाएगा। ये डेटा NSO द्वारा वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ साझा किया जाता है ताकि बजट प्रक्रिया में सहायता की जा सके। अब बढ़ते हैं आज के दिन की बड़ी खबर की तरफ। आज एक नहीं 3 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले यूपी के बदायूं में हुई घटना का अपडेट। बुधवार के शो में हमने तफसील से घटना का हर पहलू बताया जो पुलिस या परिवार से हम तक पहुंचा। अब नए खुलासों से इस घटना में नए मोड़ आए हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये बयान सुनिए। कहीं भी मैं बार बार महिलाओं से कहती हूँ कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती, लेकिन ये सुनियोजित था क्योंकि उसको फोन करके बुलाया गया, वो वहाँ गई, फिर वहाँ से ऐसी स्थिति में लौट के आई। ये मोहतरमा कह रही हैं कि असमय महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब पीड़ित महिला होती है तो उसे ही कसूरवार साबित करने की बात हमारे समाज में नई नहीं है, लेकिन ये मोहतरमा जो ये सलाह दे रही थी वो आम नहीं है। आइए इनका तारुफ आपसे करवाया जाए। ये चंद्रमुखी जी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ऐसे बयान दे रही हैं। आज दिल्ली से बदायूं NCW की जो टीम पीड़ित परिवार से मिलने गई थी, ये उसका हिस्सा थी। परिवार से मिलने के बाद मीडिया में अपनी समझ चंद्रमुखी जी ने इस तरह से रखी। अब विडंबना देखिए, चंद्रमुखी जी खुद महिला हैं, उस राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या भी हैं जिन पर महिलाओं से जुड़े मसलों की जिम्मेदारी है, और ये कह रही हैं कि महिला शाम को ना निकलती तो ये घटना न होती। वैसे ये पहली बार नहीं है कि NCW के किसी सदस्य ने इस तरह की संवेदनहीन टिप्पणी की हो। गूगल की स्मृतियों में खोजेंगे तो ऐसे और भी कई मामले मिल जाएंगे। हमारे मन में सवाल ये उठता है कि आखिर किस योग्यता के आधार पर इन्हें NCW का सदस्य बनाया जाता है। उत्तर मिले तो हमें भी बताइएगा। खैर, इन्हें इनके हाल पर छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस लेक्चर का इन पर कोई असर पड़ेगा ऐसी किसी झूठी उम्मीद में हम नहीं है, ना हमारे प्रोड्यूसर्स। बदायूं के कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में आज कई नई जानकारियां सामने आई जिससे ये केस और पेचीदा होता दिख रहा है। महिला का पोस्टमार्टम जिस अस्पताल में हुआ है उसके CMO रिपोर्ट पर आज तक से बात करते हैं। उन्होंने चैनल को क्या बताया, सुनिए। जो डेथ का जो समय भी कितना एक्यूरेट हम मान सकते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो हम लोग को मिलता है? वो तो एस्टिमेटेड होता, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। कितना मार्जिन उसमें मतलब रखना चाहिए? ये तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, लेकिन जितना उन्होंने दिया है वो तो एक दिन, आधा दिन से एक दिन शायद दिया है, मतलब 12 से 24 घंटे पहले। हाँ। और सर पोस्टमार्टम किस समय कंप्लीट हो गया था, किस समय से शुरू ये हुआ? उसमें मेंशन नहीं है। लेकिन किस डेट में हुआ है? 5 तारीख को। CMO के मुताबिक पोस्टमार्टम 5 तारीख को हुआ और रिपोर्ट में यह मालूम चला था कि 12 से 24 घंटे पहले मौत हुई है, यानी कि 4 तारीख। जबकि घर वालों के मुताबिक महिला की लाश 3 तारीख की रात को ही पुजारी और उसके सहयोगी घर के बाहर डाल कर गए थे। फिर से आप मृतका के बेटे का ये बयान सुन सकते हैं। तो रात को वो आए थे गाड़ी से, यहाँ डाल के चले गए। 3 लोग आए थे, उनके साथ जो मोबाइल था वो भी तोड़ दिया। हमने उठ के देखा तो यहाँ पर पड़ी हुई थी, फिर वो मरी हुई थी। आरोपी पुजारी ने फरार होने से पहले कहा था कि जब उसने महिला को घर छोड़ा तब वो जिंदा थी। सुनिए, उनकी भी बात सुनिए। तो जब इसमें से लड़की निकाली, मरी हुई निकली है, बाहर सांस चल रही, जिंदा, फिर जिंदा घर पे गई, फिर खत्म कैसे हुई? घर पे खत्म हुई। अब यहाँ आरोपी पुजारी और CMO के बयान में कुछ साम्यता लग रही है और मृतका के बेटे या परिवार वालों के बयान इनसे अलग जाते मालूम होते हैं। एक बात यह भी आ रही है कि महिला की मौत 4 तारीख को हुई थी, इसीलिए परिवार वाले 3 तारीख को नहीं 4 तारीख को थाने गए होंगे, यानी कि मौत होने के बाद। लेकिन क्या मेडिकल जांच में गैंगरेप की पुष्टि हुई? सुनिए CMO ने क्या कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है एंटीमॉर्टम इंजरी होती है कि जो कि जीवित व्यक्ति में पाई जाएंगी, जो इंजरीज थी उसमें उसको जो है, जो कूल्हा है, कूल्हे के पास उसके एब्रेजन थे, थाई पे उसके एब्रेजन थे, तो वैसे जो लाल निशान या सड़ के निशान पड़ जाते हैं। और उसकी 7th रिब में फ्रैक्चर था,
जिसकी वजह से उसका जो फेफड़े थे वो इंजर्ड हुए हैं और उसमें ब्लीडिंग हुई। और इसी तरह से उसका जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें भी इंजरी हैं। तो ये इंजरी सब जो फेफड़े की है वो ज़्यादा टिपिकल इंजरी है जिसमें कि ब्लीडिंग ज़्यादा हुई होगी जैसा कि समझते हैं। तो जो उसका कॉज आया है डेथ, कॉज ऑफ डेथ है वो है उसका हेमरेज ड्यू टू एंटीपार्टम इंजरी, मतलब कि जो जीवित व्यक्ति में जो इंजरी हुई है उसकी वजह से उसमें ब्लड का स्राव हुआ है, उसकी वजह से उसके जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में गई और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। सर रेप की चीज़ों को किस तरीके से डॉक्टर्स कह सकते हैं इसमें रेप को? क्या कुछ सीमन में लाया या कोई? ये तो वो जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद बताया जाएगा ना। जो स्वैब लिए गए हैं, स्वैब जो जांच के लिए गए हैं उसमें पता लगेगा कि क्या था। देख कर नहीं बता सकते हम कि इसमें सीमन है क्या। तुमने रेप की चीज़ अभी रिपोर्ट्स आने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या था। अभी उतना क्लियर नहीं कह सकते। हाँ देखिए, रेप में तो ये भी है ना कि मान लो किसी ने कोशिश की है तो वो भी एक रेप वाली चौड़ी श्रेणी में आता है। और भी कई नई बातें सामने आ रही हैं। आज तक के हवाले से खबर है कि पीड़िता को पुजारी ने फ़ोन करके मंदिर बुलाया था। मंदिर बदायूं के मेबली गांव में है जहां पीड़िता का मायका भी है। पीड़िता ने मंदिर जाने की बात अपने मायके में भी नहीं बताई थी जैसे खबरें आ रही हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आरोपियों ने किसी बहाने से महिला को मंदिर बुलाकर फिर अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने क्राइम सीन मंदिर में खंडरनुमा कमरे और कुएं को माना है। कुआं ना तो आम रास्ते पर है, ना ही उस खंडरनुमा कमरे और भीतर बने कुएं का कोई इस्तेमाल करता है। और वे पुजारी का कहना था कि महिला कुएं में गिर गई थी तो उसने मदद की। सवाल ये उठता है कि मंदिर में दर्शन करने गई महिला खंडरनुमा कमरे और उसमें बने कुएं में क्यों जाएंगी? क्या आरोपी उसे जबरन उस कुएं वाले कमरे में लेकर गए थे? क्या उस रात मंदिर में आरोपियों ने जब महिला के साथ ज्यादती की या नहीं की, या अगर की हो तो वो डर से उस कमरे की तरफ भागी और कुएं में गिर गई? क्या वाकई वो महिला उस कुएं में गिरी थी या फिर आरोपी सिर्फ खुद को बचाने के लिए इस तरह की कहानी गढ़ रहे थे? आरोपियों के परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। सुने गिरफ्तार आरोपी जसपाल के परिवार को। हमारे पति की पुजारी से बात नहीं हुई है हमारी। दूसरे गांव आ रहे हैं बेदराम, उनने फोन किया कि गाड़ी लेकर आया ना कि मरीज है, वे गाड़ी लेकर आए चंदोसी जाए वो मरी। हमारे पति चले गए, उन्होंने लिटा ली, तब पता चला कि ये औरत है। अब वे वहाँ चंदोसी ले गए, चंदोसी से उन्हें भर्ती नहीं किया, इनके पति संग नहीं है इसलिए यहाँ पे लाए। यहाँ पे इनके लड़कों ने इन्हें बाबा जी ने उतारी है सबने जिंदी। अब जे यहाँ सुला कर चले गए हैं, सुबह को वो खत्म हो गई है। इनने जो कह दिया मरी हुई डार कर ड्राइवर चले गए। जो आरोपी हैं आपके कौन है? आरोपी जिनको पकड़ा गया है वे हमारे पति हैं और जसपाल और एक मेबली के बेदराम, उन्होंने बुलाया। तो जसपाल का इसमें क्या रोल है? क्या आपको उन्होंने क्या बताया, क्यों लेके गए थे वो? उन्हें ये नहीं पता, वे तो दिखाने ले गए ना, वे तो ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी को फोन करा। लेकिन पुलिस ने तो बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया। अरे इन लोगों ने लिखवाई है ना जी, इन लोगों ने लिखवाई है, गाँव वाले ने भड़काया। आप बताइए, आप क्या कर रही थी, बता रही थी कुछ? हाँ, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो ड्राइवर के रूप में गए थे यहाँ से, और कॉल रिकॉर्डिंग निकालनी चाहिए, सीबीआई जांच हमें चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि क्यों आखिरकार पुलिस ने क्यों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया? परिवार वाले क्यों आरोप लगा रहे? कोई दुश्मनी थी? वालों को भड़काया गया है, इसलिए उन्होंने उनका नाम लिया था। किसने भड़काया? गांव वालों ने भड़काया है उन्हें। नहीं, आपकी दुश्मनी थी कोई, किस लिए भड़काया? किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी। आखिरकार वो क्या कर रहे थे, किस वजह से उनको लेके गए थे? कुछ बताया होगा, कोई बात होगी, कोई बात तो होगी जिसकी वजह से आप कर रहे गया था सिर्फ, और वो गाड़ी लेकर गए थे। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि चंदोसी का मरीज है और उसे ले जाओ। तो पापा जी लेके गए थे। जब उन्होंने देखा कि ये लेडीज है तो उन्होंने मना किया था, मैं इसे नहीं लेके जाऊंगा। तो वो बोली मुझे अस्पताल छोड़कर आओ। तो पापा ले गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मना कर दिया। तो पुलिस उनको कब पकड़ के ले गई? वो खुद भर्ती हुए हैं पापा, वहाँ पर जाकर खुद गए थे। पुलिस के पास खुद गए थे। जसपाल की पत्नी और बेटी और आरोपियों के अन्य परिवार वाले उनका बचाव करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि इस मामले में अभी कई पेचीदगियां दिख रही हैं। पुलिस भी ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। अभी तक मुख्य आरोपी पुजारी सत्यनारायण की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आगे जो भी अपडेट इस खबर पर आएगा हम आपको देते रहेंगे। अब चलते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर पर। जब अमेरिका संज्ञा आती है तो उसके आगे पीछे कुछ विशेषण आते हैं, जैसे ताकतवर मुल्क, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी, सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम और सबसे समझदार पढ़े लिखे वोटर्स। 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे अच्छा अमेरिका वाले कई भ्रम टूट गए थे और अब ट्रंप और उनके समर्थकों ने रही सही कसर भी दूर कर दी है।
बुधवार की रात जब हम भारत के लोग सो रहे थे, तब ट्रंप के समर्थक अमेरिका के नाम इतिहास की सबसे बड़ी बदनामी लिख रहे थे। अमेरिकी संसद में हुड़दंग, तोड़फोड़ और गोलियां चल रही थी। शायद अमेरिका के हालिया इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था ये। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें मिडिल ईस्ट के देशों या अफ्रीकी देशों से कई बार आती हैं, या इस तरह की तस्वीरों के साथ उन्हें स्टीरियोटाइप किया जाता है। ऐसा पहले कई दफ़ा हुआ है कि जब किसी देश में चुनाव में धांधली या नतीजों पर झगड़ा होता है तो अमेरिका बड़े भाई साहब की भूमिका में पहुंच जाता है। बहुत जगह जा करके उन्होंने डेमोक्रेसी का पौधा लगाया है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन बुधवार को अमेरिका में जो हुआ, उसकी वजह से अब उसकी जगहसाई हो रही है। दुनिया अमेरिका पर तरस खा रही है। संसद में हुड़दंग करते लोगों की तस्वीरों के मीम्स बन रहे हैं। तो अमेरिका के इतिहास में 6 जनवरी 2021 की कहानी कैसे लिखी जाएगी, या इसका कसूरवार मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप को माना जाएगा क्या, ये इस कहानी से हम समझते हैं, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव हुए और नवंबर के दूसरे हफ्ते तक वोटों की गिनती चली। नतीजों में मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हार गए और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन को जनता ने राष्ट्रपति चुन लिया, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। लेकिन जब नतीजों में हार तय हो गई, तब से ही ट्रंप कहने लगे कि चुनाव में धांधली हुई है। ट्रंप का तर्क ये कि राज्यों में धांधली की वजह से उन्हें हराया गया है। ऐसे बयानों को कई बार अमेरिका की मीडिया और सोशल मीडिया पर सेंसर किया गया है। ट्रंप री इलेक्शन की मांग कर रहे थे। ट्रंप के कट्टर समर्थकों को भी उनकी चुनाव में धांधली वाली बात बिल्कुल सही लग रही थी। इसीलिए जब वोटों की गिनती हो रही थी और ट्रंप की हार तय हो गई थी, तब भी ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन समेत कई जगह हुड़दंग किया था। ये नवंबर की बात है। अमेरिका में नवंबर में नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, लेकिन शपथ 20 जनवरी को ली जाती है। वहां का ट्रेडिशन है। नवंबर से जनवरी के बीच पावर ट्रांसफर का एक प्रोसेस होता है, जिसका वहां एक स्टेप ये भी है कि वहां की संसद जीत पर आधिकारिक मुहर लगाती है। बुधवार को अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों का साझा सत्र बुलाया गया था, ताकि चुनाव नतीजों को सर्टिफाई किया जा सके। इसके पैरेलल अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के पास एलिप्स पार्क में ट्रंप समर्थकों ने एक बहुत बड़ी रैली रखी थी। रैली में हजारों लोग शामिल हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्पीच दिया। ट्रंप ने फिर वही बात दोहराई कि चुनाव में धांधली हुई है, जीत चुराई गई है। रैली खत्म होने के बाद ट्रंप के कई हजार समर्थक कैपिटल हिल पर जमा होने लगे। कैपिटल हिल उस एरिया को कहते हैं जहां अमेरिका की संसद है, सांसदों के चैम्बर हैं और सरकारी दफ्तर हैं और सुप्रीम कोर्ट है। एक तरह से यूएस का लुटियंस डेली। कुछ देर बाद समर्थक बाहर नारेबाजी करते रहे, सुरक्षा कर्मियों से झड़पते रहे और फिर बैरिकेड तोड़कर अंदर दाखिल होने लगे। इस तरह की तस्वीरें भी आईं जिसमें महिला पुरुष दीवार चढ़कर अंदर दाखिल हो रहे थे, दीवार फांदकर। कैपिटल हिल की पश्चिमी दीवार फांदकर भीड़ अंदर जाने लगती है। इसके बाद अमेरिका की संसद का अपर हाउस सेनेट की कार्रवाई चल रही थी कि सुरक्षा कर्मियों ने अंदर आकर बताया कि हुड़दंगी बिल्डिंग के अंदर तक घुस आए हैं और फिर वहां भी अफरा तफरी मच गई। जो हुड़दंगी संसद में घुसे थे, उनमें से ज्यादातर ने ट्रंप 2020 की नाम की टी शर्ट पहन रखी थी। उनके हाथों में ट्रंप के झंडे थे। कई लोगों के हाथ में यूएस के झंडे भी थे। ये हुड़दंगी दूसरी मंजिल की लॉबी तक पहुंच गए थे, यानी उस चैम्बर के बिल्कुल बाहर जहां सारे सेनेटर्स थे, सांसद थे। उस चैम्बर को अंदर से लॉक किया गया और सुरक्षा प्रहरियों ने बाहर से पहरा देना शुरू किया। जब भीड़ बढ़ने लगी तो सेनेटर्स को किसी और रास्ते से सुरक्षित निकाल लिया गया। भीड़ ज्यादा थी और सुरक्षा कर्मी कम, तो सीनेट चैम्बर में घुसने से हुड़दंगियों को रोका नहीं जा सका। प्रदर्शनकारी उस चैम्बर में घुस गए जहां थोड़ी देर पहले चुनाव के नतीजों पर सीनेट में वोटों की गिनती हो रही थी। यहां घुसकर ये लोग नारे लगा रहे थे कि चुनाव तो ट्रंप ने ही जीता है। सेनेटर जेफर मैकले ने ट्विटर पर लिखा कि ट्रंप समर्थक इलेक्टोरल कॉलेज के बैलेट्स को जलाना चाहते थे, लेकिन सेनेट के स्टाफ ने वक्त रहते पेटियों को उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। हुड़दंगी कई घंटों तक आराम से संसद भवन में घूमते रहे, तस्वीरें लेते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। हाउस के स्पीकर नैन्सी पेलोसी और बाकी सांसदों के कमरों में हुड़दंगी घुसकर जो मर्जी कर रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। संसद भवन में फायरिंग भी हुई। एक महिला की गोली लगने से अंदर ही मौत हो गई और 3 लोगों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा। बंधक बनाए जाने के 4 घंटे बाद संसद को इन दंगाइयों से पूरी तरह फ्री किया गया और उसके बाद संसद की कार्यवाही फिर शुरू हुई। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की गिनती हुई। ट्रंप के पक्ष में 232 वोट्स और बाइडेन के पक्ष में 306 वोट्स मिले। इस तरह संसद ने बाइडेन को ही प्रेसिडेंट इलेक्ट माना। अब उससे आगे की बात कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है।
ट्रंप की पार्टी के कई नेता भी कह रहे हैं कि ट्रंप के उकसाने से ही संसद पर यह हमला उनके समर्थकों ने किया। हमले के दौरान ट्रंप ने कई ट्वीट्स भी किए जिनमें उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन यह भी लिख दिया कि जीत चुराए जाने से लोग आहत हैं और उनका दर्द सही है। उनके कई ट्वीट्स डिलीट किए गए, उन पे फ्लैग्स लगाए गए, अकाउंट सस्पेंड किया गया। अब अमेरिका में ट्रंप को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने की बात उठ रही है, महाभियोग की मांग हो रही है। सांसद इल्हाम ओमर ने ट्विटर पर यह मांग की है। इस पूरे मामले पर हमने अविनाश कल्ला से बात की, जिन्होंने 40 दिन अमेरिका में रहकर द लंदन टॉप के लिए चुनाव का कवरेज किया था। सुनिए उनकी बात। जो आज कैपिटल हिल के दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, पर यह भी नहीं कि उनका अंदेशा नहीं था। जैसा कि मैं अपनी चुनावी यात्रा में बताया जा रहा था कि जब मैं वापस वॉशिंगटन पहुंचा 3 नवंबर को, तो मुझे अपने होटल में हिदायत मिली थी कि आप अगले 2 दिन बाहर ना निकले, दंगे हो सकते हैं, ट्रंप समर्थक अगर ट्रंप हार गए तो सड़कों पे आ सकते हैं। उस वक्त भी एक भय का माहौल था। चारों तरफ वॉशिंगटन ऐसा लग रहा था कि एक छावनी बन गया। हर नुक्कड़ पे पुलिस की गाड़ी थी, दफ्तर और शोरूम्स पे कांच के आगे मास्किंग लग गई थी, तो भय तब भी था। पर 7 नवंबर को जब ये पुष्टि हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव हार गए और जो बाइडेन जीत गए, तो भी एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ बाहर आई। वॉशिंगटन की सड़कें उस दिन भी भरी थी, मैं वहां था और चारों तरफ खुशी का माहौल था, जश्न था, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो डर का माहौल है वो खत्म हो गया और अमेरिका ने ट्रंप को नकार दिया और अब डरने की कोई बात नहीं है। पर उस दिन के बाद से कल तक डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और जिस तरह से वो अपने फॉलोअर्स को बार बार ये मैसेज दे रहे थे कि ये चुनाव रिग्ड है, इलेक्शन में धांधली हुई है, उन्हें गलत तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, तो सबको ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद एक सहानुभूति अपनी तरफ पैदा कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ और वो हार कबूल कभी नहीं करेंगे, पर एक सहानुभूति के माहौल में बाहर निकलेंगे। पर आज जिस तरह से भीड़ आई वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ट्रंपिज्म अमेरिका में बहुत ही बड़ी एक हार्श रियलिटी बन गया है। अमेरिका एक विभाजित देश है। जिस तरह 47% लोगों ने ट्रंप को वोट किया, वो जो बाइडेन से 70 लाख के करीब वोटों से चुनाव हार गए, पर अगर ये 70 लाख की संख्या हटा दी जाए तो भी 7.5 करोड़ के करीब वोट डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं। उनको एक बहुत प्रबल समर्थन है और ये समर्थन रिपब्लिकन पार्टी का कम और डोनाल्ड ट्रंप के विभाजन का ज्यादा है। लोग उनकी बातों को मानते हैं और उन्होंने 4 साल में श्वेत अश्वेत, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रूरल और अर्बन अमेरिका का डिवाइड और ज्यादा बड़ा किया है। और मेरी नजर में जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस विभाजित अमेरिका को एक साथ लेके आना, वापस से इस डिवाइडेड स्टेट्स को यूनाइटेड स्टेट्स बनाना। ये जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी और उम्मीद यही की जाए कि 48 साल के उनके करियर में उन्होंने जो भी राजनीतिक समझ और अपनी एक पर्सनालिटी बनी है उससे वो अमेरिका को फिर से जोड़ पाए। एक गलत व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनने की गलती अमेरिका को भुगतनी पड़ रही है। एक राष्ट्रपति ने सालों से बनी अमेरिका की साख पर दाग लगा दिया। उम्मीद है कि अब शांतिपूर्ण तरीके से पावर का ट्रांसफर होगा। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से पावर ट्रांसफर होना चाहिए। दुनिया के और भी नेताओं की तरफ से इस तरह की अपीलें हो रही हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप 20 जनवरी तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं या पहले ही हटाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक खबर अमेरिका से जुड़ी हुई और है। अमेरिकी कंपनी व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस अपडेट कर दी हैं और बदलाव के बारे में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को नोटिफिकेशंस भेजे जा रहे हैं। इनको एक्सेप्ट करने के लिए लोगों के पास 8 फरवरी तक का वक्त है। व्हाट्सएप ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर आप नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जैसा लगता है, लेकिन इस पॉलिसी में कई ऐसी बातें हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। क्या है ये, समझिए। पहले, व्हाट्सएप अब फेसबुक के कंट्रोल में है और ये कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से जोड़ना चाहती है। वो काम कर रही है। अभी कुछ वक्त पहले फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट के विलय को भी इसी कवायद का हिस्सा माना गया था। अब व्हाट्सएप यूजर का डेटा भी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ शेयर कर सकती हैं।
नई पॉलिसी में इस बारे में भी जानकारी है कि व्हाट्सएप कैसे यूजर के डेटा को प्रोसेस करता है और कैसे व्हाट्सएप बिजनेस फेसबुक की सर्विसेज को इस्तेमाल करके अपनी चैट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो बात आती है कि आपकी कौन कौन सी व्हाट्सएप वाली जानकारियां फेसबुक से भी साझा होंगी। ये जानिए आपके व्हाट्सएप अकाउंट रजिस्ट्रेशन की जानकारी, जैसे आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करके खरीदारी करते हैं तो उसका डेटा। आप व्हाट्सएप पर दूसरे लोगों या बिजनेस अकाउंट से किसी तरह की बातचीत करते हैं तो उसका डेटा। आपके मोबाइल फ़ोन से जुड़ी जानकारी, जैसे कि आपके फ़ोन का हार्डवेयर मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, मोबाइल नेटवर्क, सिग्नल स्ट्रेंथ, टाइम जोन वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ। और वह हर तरह की जानकारी जो आप व्हाट्सएप को देते हैं। सीधे शब्दों में ये समझिए कि व्हाट्सएप के पास आपसे जुड़ा जो कुछ है वो सब फेसबुक के पास पहुंच जाएगा। पिछली प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिखा हुआ था कि आप व्हाट्सएप पर जो भी शेयर करते हैं, चाहे वो आपके मैसेज हों, फोटो हों या अकाउंट्स की डिटेल, वो कभी भी फेसबुक या फेसबुक की दूसरी एप्लीकेशन पर दूसरों को देखने के लिए शेयर नहीं की जाएंगी और न ही इन दूसरी ऐप्स पर पोस्ट की हुई कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पर दूसरों के देखने के लिए शेयर होंगी। बस नई वाली पॉलिसी में ये बात हटा दी गई है। मतलब ये है कि अब आपके व्हाट्सएप वाले डेटा के चारों तरफ जो प्राइवेसी की दीवार थी वो और पतली हो जाएगी। व्हाट्सएप यूज़ कीजिए या फेसबुक, डेटा आपका साझा होता रहेगा। डिजिटल युग की सच्चाई से अब हम कहाँ बच पाएंगे। आज के शो में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिल ऑन टॉप। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।